साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि हैं विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित हो सकती हैं। अपने आज के कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको जानकारी देने वाले हैं किस तरह से सेब का प्रसंस्करण करके आप अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। साथ ही मुलाकात करवाएंगे आपके एक सफल पुष्प उत्पादक से और अंत में बात होगी राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना की। तो इन तमाम जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान। सेब जिसे दुनिया भर में उगाया जाता है, और अगर हम बात करें इसके उत्पादन की हमारे देश के अंदर, तो हमारा देश सेब उत्पादन में दूसरे नंबर पर आता है। हमारे देश में सेब का सबसे ज़्यादा उत्पादन जम्मू कश्मीर में किया जाता है। उसके बाद आता है नंबर हिमाचल प्रदेश का। उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी इसकी थोड़ी बहुत बागवानी की जाती है। लेकिन सेब का प्रसंस्करण करके भी आप अपनी आमदनी में इजाफा कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं इस पर आपको एक खास रिपोर्ट। भारत में हर साल करीब 20 लाख टन सेब की पैदावार होती है। सेब पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज पाए जाते हैं। सेब का प्रसंस्करण करके कई तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जैसे कि जूस, स्लाइस, मुरब्बा या फिर सॉस। प्रसंस्करण से किसानों को भी फायदा है। वो अच्छे सेब छांटकर बाजार में ऊंची कीमतों में बेच सकते हैं और हल्की क्वालिटी वाले या छोटे आकार के सेबों को प्रसंस्करण के लिए भेजा जा सकता है। भारत में जितना भी सेब का उत्पादन होता है, उसमें से लगभग 75% अकेले जम्मू और कश्मीर में होता है। हिमाचल प्रदेश में भी 20-22% उत्पादन हो रहा है। इसके बावजूद हिमाचल को ही सेब का कटोरा कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि यहाँ साल में 9 महीने कोई न कोई फल लगा ही रहता है और उसमें 80 से 90% सेब ही होता है। सेब प्रसंस्करण के लिए हिमाचल के सोलन जिले में बाकायदा एक प्लांट लगा है, जिसका नाम HPMC फल प्रसंस्करण प्लांट है। इस प्लांट की क्षमता 20,000 टन सेब के प्रसंस्करण की है। हालांकि अधिक उत्पादन की वजह से राज्य में 1 लाख टन सेब प्रसंस्करण के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसका मतलब हुआ कि बाकी 80,000 टन सेब बाजार में चला जाता है, जिससे भाव गिर जाता है और सेब के किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। HPMC फल प्रसंस्करण प्लांट में सेब का जूस तैयार होता है। प्रसंस्करण के लिए सबसे पहले सेब को बेल्ट पर रखते हैं, या महिलाएं खराब सेबों को निकाल रही हैं। इसके बाद इन्हें धोते हैं और दोबारा बेल्ट पर भेजते हैं। यहाँ भी इनकी छटाई का काम हो रहा है, यानी अच्छे फल ही प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाएंगे। प्रसंस्करण मशीन में इसे क्रश किया जाता है, गुदा अलग इकट्ठा हो जाता है और रस इन कड़ाहों में जमा किया जाता है। यहाँ इसे 80 डिग्री तापमान पर गर्म किया जाता है। इसके बाद इसे छाना जाएगा और कंसंट्रेट किया जाएगा। इस तरह इस प्लांट में रोजाना 1 लाख लीटर जूस तैयार हो जाता है। अब इस जूस को फ्रीजर में रखा जाएगा और इसकी टेट्रा पैकिंग होगी। इन पीले डब्बों में भरकर इसे जरूरत के हिसाब से अलग अलग राज्यों में भेजा जाएगा और वहां से बाजार के रास्ते हम तक पहुंचेगा। प्रसंस्करण की प्रक्रिया के दौरान पहले सेबों की क्वालिटी चेक की जाती है और बाद में जूस बनने के बाद भी क्वालिटी को चेक किया जाता है। इस तरह ग्राहकों तक शुद्ध जूस पहुंच पाता है। सेब में चूंकि आयरन काफी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसके जूस का सेवन करने से खून की कमी दूर होती है। भारत में खास तौर से महिलाएं खून की कमी से जूझ रही हैं। उनके लिए सेब का जूस फायदेमंद रहेगा।
तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि आज के समय में परंपरागत फसलों की खेती करके भी अच्छा मुनाफा हासिल कर रहे हैं, लेकिन कुछ किसान भाई बहन ऐसे भी हैं जो कि खेती किसानी के क्षेत्र में कुछ अलग कर दिखाना चाहते हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही प्रगतिशील किसान से जो कि कर रहे हैं फूलों की खेती और फूलों की खेती करके भी आज के समय में अच्छा उत्पादन हासिल करके अपने मुनाफे में इजाफा कर रहे हैं। आइए देखते हैं उनकी सफलता की ये कहानी। आत्मस्वरूप हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव महोग में रहने वाले सफल पुष्प उत्पादक हैं। कुछ समय पहले तक इनके क्षेत्र के अधिकांश लोग गेहूं, जौ, मक्का और सब्जियां ही उगाते थे, लेकिन आत्मस्वरूप द्वारा किए गए नए प्रयासों के कारण फूलों की खेती से भी जुड़ने लगे। पिता के गुजर जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी आत्मस्वरूप की मां पर आ गई थी।
ऐसे में आत्मस्वरूप को 10वीं के बाद ही घर की आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए कई कामों से जुड़ना पड़ा। आत्मस्वरूप की जिंदगी तकलीफों से गुजर रही थी। वे अपने खेत में गेहूं और जौ बोकर बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजर कर रहे थे। इसी बीच उन्हें किसी ने फूलों की खेती करने की सलाह दी। वर्ष 1990 में आत्मस्वरूप ने महाराजा पटियाला फार्म से ग्लैडियोलस की किस्म खरीदकर खुले खेत में खेती करनी शुरू कर दी। वे दिन रात एक कर फूलों की खेती करने लगे। अच्छी गुणवत्ता की फूलों की मांग भी बाजार में होने लगी। फूलों की बिक्री होने से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। आत्मस्वरूप ने ग्लैडियोलस की 30,000 घनकंद खरीदे और उसके बाद हॉलैंड से किस्मों का आयात भी किया। आत्मस्वरूप को फूलों की खेती करने में कृषि विज्ञान केंद्र सोलन से भी सहायता मिली और दिशा मिली। देखते ही देखते आत्मस्वरूप महोग में नहीं बल्कि पूरे देश में छा गए। 1996 में आत्मस्वरूप ने कार्नेशन की 4 किस्मों का खुले खेत में उत्पादन किया। इसमें भी उन्हें अपार सफलता मिली। आत्मस्वरूप ने अपने खेतों में पॉली हाउस बनवाए और कार्नेशन की खेती को पॉली हाउस में स्थानांतरित कर दिया। इन्होंने गुलदाउदी और गुलाब की किस्मों की खेती कर अपने उद्योग को विविधीकृत बनाया। खेती में ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर प्रणाली का उपयोग करके अपने खेत में पानी का उचित बंदोबस्त भी किया। उन्होंने अपने गांव और आसपास के किसानों को भी फूलों की खेती करने के लिए प्रेरित किया है। उनकी सफलता से किसान प्रभावित होकर अन्य किसान भी अब फूलों की खेती से जुड़ने लगे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई है। कामयाबी के इस सफर में आत्मस्वरूप को अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। उन्हें जिला स्तरीय सर्वश्रेष्ठ पुष्प उत्पादक और उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार जैसे कई पुरस्कार मिल चुके हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप और मुलाकात की हमारे सफल पुष्प उत्पादक से। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ,
प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। हमारी वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है किसान। हमारे किसानों को ध्यान में रखते हुए हमारी वर्तमान सरकार कई तरह की ऐसी योजनाएं लेकर आती है जिससे कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ मिल सके। इन्हीं में से एक योजना है राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, जिसे कि ई-नाम भी कहा जाता है। ई-नाम के जरिए आप अपने ही देश में बैठकर देश के किसी भी हिस्से में अपनी फसल को आसानी से बेच सकते हैं। अपने शहर से आप दूसरे शहरों में भी अपनी फसल के दाम देख सकते हैं और जहां आपको ज़्यादा मुनाफा मिले आप उस मंडी में जाकर अपनी फसल की बिकवाली करके अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। आइए ई-नाम के संबंध में दें आपको विस्तार से जानकारी। ई-नाम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हों। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि ई-नाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए ई-नाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे। किसान भाइयों बहनों, अथर्ववेद में कहा गया है कि धरती हमारी माता है और हम उसके बच्चे हैं। जिस तरह से धरती हमें पालती पोसती है, ठीक उसी तरह से हमें भी धरती की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। धरती की बिगड़ी सेहत को अब एक बार फिर से सुधारा जा रहा है प्राकृतिक खेती करके। जी हाँ, हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि वर्षों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अब प्राकृतिक खेती की ओर अपना रुझान दिखा रहे हैं और उन किसानों को हमारी सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है। आज से लगभग 50 साल पहले हम सब लोग प्राकृतिक खेती ही करते थे, जिसमें सबसे कम बाहर से संसाधनों का प्रयोग करते थे, बल्कि जो प्रकृति के साथ में तालमेल करते हुए हम जो फसल उगाते हैं उसी को प्राकृतिक खेती कहते हैं। इसमें बाहर से हस्तक्षेप कम से कम होता है, तो इसमें हमें उन्हीं चीज़ों का चुनाव करना पड़ता है जिनका प्रकृति के तालमेल हो। एक तो हमें प्रकृति का ध्यान रखना पड़ता है, साथ साथ में हमने फसलों का इस प्रकार से चुनाव करना पड़ता है कि जो एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हो। और महत्वपूर्ण कब होती हैं कि वो अगर एक फसल के बाद दूसरी फसल लेते हैं तो उसमें लाभ मिले। और इसमें जो सबसे प्रमुख फसल आती है वो दलहनी फसलें आती हैं,
क्योंकि दलहनी फसलों में क्या खासियत होती है कि इनकी जड़ों में खास किस्म के जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु वातावरण से नाइट्रोजन को लेते हैं और पौधे को उपलब्ध करवाते हैं, और पौधे को उपलब्ध करवाने के साथ साथ में जब हम फसल को काट लेते हैं तो काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन हमारी ज़मीन के अंदर रह जाती है, जो कि अगली फसल के काम आ सकती है। इसी तरह से कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी जड़ें उछली रहती हैं, ऊपर रहती हैं, कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी जड़ें गहरी जाती हैं। जब हम प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो इनमें फसलों का जो चुनाव है वो इसी प्रकार से किया जाता है कि एक फसल गहरी जड़ वाली और जो अगली फसल आएगी वो उथली अगर जड़ वाली लेते हैं तो इससे क्या होता है कि जो पोषक तत्व हैं वो ऊपर नीचे से लेते हैं, तो इससे पोषक तत्वों का आपूर्ति होती रहती है। इसके साथ साथ में जो दूसरा तरीका किया जाता है वो ये किया जाता है कि उसमें हम लोग आजकल जो जीवाणु खाद हैं उनका अगर प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी किसान इसको करते थे, अभी भी करते हैं, तो उससे नेचुरल फार्मिंग और मदद मिल जाती है, क्योंकि ये भी नेचर के अनुकूल ही हैं, प्रकृति के अनुकूल ही हैं। उनका प्रयोग करके भी हम इसकी खेती को कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब नेचुरल फार्मिंग आती है तो उनमें फसलों का और किस्मों का चुनाव मौसम के और एरिया के अनुरूप किया जाता है कि उन्हीं फसलों को चुना जाता है जिनके अंदर कम से कम बीमारी लगती हो, कम से कम कीट लगते हों, जो कम पानी में आ सकें, और उसी चुनाव के आधार पर जब हम करते हैं। और इस प्रकार की फसलों में जो सबसे प्रमुख स्थान है वो है मोटे अनाज वाली फसलें, चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो मक्का हो, चाहे वो ज्वार हो, चाहे वो रागी हो, चाहे इसी किस्म की जो फसलें हैं ये कम पानी लेती हैं लेकिन पैदावार अच्छी देती हैं। दूसरी फसलें आती हैं दलहनी फसलें, जो कम पानी के साथ साथ में कम संसाधनों के साथ साथ में अच्छी पैदावार दे सकती हैं। और तीसरा नंबर आता है तिलहनी फसलों का। तो इस प्रकार से जब ये फसलें लेते हैं तो इनका जो तालमेल होता है उससे हमें ज़्यादा अच्छा उत्पादन मिलता है और कम देखभाल से हम ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो प्राकृतिक खेती में हम बाहर से संसाधनों का प्रयोग कम करते हैं, बल्कि प्रकृति से तालमेल करके इस प्रकार से फसलें लेते हैं कि जैसे हमारी कुछ फसलें फलदार बहुवर्षीय पौधे हो गए, कुछ एक वर्षीय हो गए, और कुछ फसलें ऐसी होगी जो दलहनी और दूसरी मोटे अनाज हो गए। तो उनके तालमेल से जो खेती की जाती है उसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। और इसी के साथ हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद है कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर आप आसानी से हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपनी सेहत का ख्याल, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।